जब बहू ने बुढ़ी माँ को गाड़ी से धक्का देकर उतारा तो माँ ने बहू का किया ऐसा हाल कि बहू को दिन में तारे नजर आने लगे। पापा, ये क्या आपने मेरी पत्नी लगा रखा है? आपकी पत्नी काय अनोखी या हर की परी नहीं है। जब से आए हैं बस एक ही रट लगाकर बैठे हैं। हमने कहा था क्या माँ को जबरदस्ती हमारे साथ चलने के लिए? हमारे लाख मना करने के बाद भी माँ जबरदस्ती हमारी गाड़ी में आकर बैठ गई और मना करने के बाद भी नहीं उतर रही थी। बस जिद लगाकर बैठी थी कि मुझे बेटे बहू के साथ रहना है। तो मजबूरी में हमें माँ को गाड़ी से धक्का देकर उतारना पड़ा। तो क्या गलत किया? अब बुढ़ापे में उनका बोझ कौन ढोएगा? रामेश्वर जी ने खींचकर एक तमाचा छोटे बेटे के गाल पर जधा और गुस्सा कर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कमला जी के साथ ऐसा करने की? छोटी बहू तमक कर बोली, पापा जी आपको शर्म नहीं आती शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? भूलिए मत, अब यह आपके बेटे से ज्यादा मेरे पति हैं। इन पर अब आप दोनों का कोई अधिकार नहीं। अरे आपको पता भी है आज ये कितने बड़े आदमी हैं? अरे आप जैसे लोग इनके पैरों में गिड़गिड़ा कर भीख मांगते हैं तो आपकी क्या औकात है? तभी एक झन्नाटीदार तमाचा बहू के गाल पर पड़ा। कमला जी ने आज पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। अपनी पत्नी का साहस देखकर रामेश्वर जी की आंखों में चमक आ गई। कमला जी गुस्सा कर बोली, खबरदार बहू, अगर मेरे पति का अपमान करने की कोशिश की तो। और जब हमारा तुम लोगों पर अधिकार ही नहीं रहा तो किस मुंह से अपना हक मांगने चले आए हो? मैं नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। अब जाओ यहाँ से, सड़क पर भीख मांगो। माँ का ऐसा रूप देखकर चारों बेटे बहू सन खड़े रह गए। कमला जी बड़ी बहू से बोली, क्या कह रही थी तुम बहू? ऐसा करो आज तुम अपने भाई को बुला ही लो। खैर छोड़ो, तुम तकलीफ क्यों करती हो? ये काम भी मैं ही कर देती हूँ। तभी राम सिंह जी, रामेश्वर जी के दोस्त का बेटा, एक पेपर लेकर पहुंचा और साथ में दो पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर बड़ी बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो दिन में ही तारे नजर आने लगे थे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई मोहित था। भाई को अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी बहू प्रिया भाई को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी की मोहित ने दूर से ही हाथ का इशारा करके बोला, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। यहाँ कोई किसी का भाई है और न किसी की बहन। अपने भाई की रोबदार आवाज से बड़ी बहू प्रिया चुपचाप एक किनारे खड़ी हो गई। रामेश्वर जी ने वो पेपर वकील से लिया और बेटे बहू की तरह पकड़ा दिया, जिसे देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों बेटे बहू बस रामेश्वर जी के चेहरे को निहारने लगे। रामेश्वर जी मोहित और राम सिंह जी के साथ अपने कमरे में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। चारों बेटे बहू सोफे पर धम्म से बैठ गए और आने वाले तूफान से थर थर कांपने लगे, जिसका अंदाजा उन्हें पहले से ही मिल गया था। और उस दिन को कोसने लगे जब वो पिछली बार यहाँ आने की खबर पिता को दी थी। अरे कहाँ हो भाग्यवान, रोहित और सुमित का फोन आया था। कमला, दोनों बेटे और बहुएं आज ट्रेन में बैठ गए हैं। कल तक यहाँ गांव पहुंच जाएंगे। रामेश्वर जी खुशी से अपनी पत्नी कमला जी से बोले। दूसरे दिन कमला जी बार बार घड़ी देखती और पति रामेश्वर जी से पूछती, फोन करके पूछो तो सही, दोनों बेटे और बहुएं कहाँ तक पहुंचे? अब तक आए नहीं। इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कट रही थी। रह रहकर कमला जी रामेश्वर जी से एक ही सवाल करती। रामेश्वर जी बोले, अरे भाग्यवान, सब्र करो, आ जाएंगे। तुम 2 मिनट चैन से बैठ जाओ। अब सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो। कमला जी बोली, सबकी पसंद का खाना बनाया है आज। देखना, खाना खाते ही खुश हो जाएंगे सब। पूरे 2 साल बाद देखूंगी आज सबको। आंखें तरस गई है रोहित और सुमित को देखने के लिए। खूब प्यार लुटाओगी बेटे बहू पर। 2 साल का पूरा हिसाब लूंगी आज। रामेश्वर जी बोले, कमला अब वे बेचारे भी क्या करें, दोनों का काम ही ऐसा है। सुबह 9 से शाम 7 बजे की ड्यूटी ऑफिस में बजानी ही पड़ती है। कैसे समय दे पाएंगे हमको, इसलिए तो 2 साल बाद आ रहे हैं। कमला जी बोली, फोन पर कह रहे थे दोनों, इस बार हमें भी अपने साथ शहर ले जाएंगे। वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता, घर काटने को दौड़ता है। रामेश्वर जी और कमला जी के दोनों बेटे रोहित और सुमित शहर में नौकरी करते थे। दोनों की पत्नी प्रिया और रेखा भी शहर में उन्हीं के साथ रहती थी। आज पूरे 2 साल बाद दोनों बेटे और बहुएं अपने गांव आ रहे थे, जिसका बेसब्री से रामेश्वर जी और कमला जी इंतजार कर रहे थे। कमला जी बोली, सुनिए, मैंने तो हम दोनों के कपड़े भी बैग में भर कर रखे हैं, क्योंकि रोहित कह रहा था कि वे लोग सिर्फ यहाँ 2 दिन ही सकेंगे तो हमें कहाँ समय मिल पाएगा पैकिंग करने का। रामेश्वर जी बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, बेटे से पूछे बिना तुमने कपड़ों की पैकिंग भी कर ली। कम से कम उनको आ तो जाने दो पहले, फिर अगर वे लोग हमें शहर ले जाना चाहते हो तो पैकिंग करने में क्या ही समय लगता है।
कमला जी बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा उल्टा ही बोलते हो। जब एक बार फोन पर कह चुके हैं कि इस बार हमें साथ ले जाएंगे तो भला बार बार उस बात को क्या दोहराना। अब इस उम्र में माता पिता को अकेले थोड़ी छोड़ेंगे मेरे बेटे। इतना तो भरोसा है मुझे मेरी परवरिश पर। उतने में गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। कमला जी और रामेश्वर जी खुश हो बाहर बेटे बहू के स्वागत के लिए जाते हैं। रामेश्वर जी कमला जी को देखकर कोई भी बेटे बहू उनके पांव तक नहीं छूते हैं। कमला जी मन ही मन सोचती है बेचारे बहुत थक गए होंगे इसलिए पांव छूना तक भूल गए। चारों अंदर आकर फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने बैठते हैं। छोटा बेटा सुमित खाना खाते खाते बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में आज भी वही स्वाद है जो सालों पहले हुआ करता था। कुछ भी कहो माँ, रेखा तुम्हारी जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। रेखा एक पल गुस्से से सुमित को देखती है और सभी हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर सभी लोग बातें करते हैं और फिर बाद में बेटे वह अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शाम को कमला जी सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी बड़ा भाई सुमित से कहता है, सुमित परसों शाम की टिकट निकलवा देता हूँ हम चारों के वापस जाने की, और वह भी सहमति दे देता है। कमला जी बोली, बेटा इस बार तो तुम मुझे और तुम्हारे पिताजी को भी साथ ले जाने वाले थे ना। इतने में सुमित की पत्री बोली, मम्मी जी अभी अभी तो हमने नया फ्लैट लिया है, अभी तो फ्लैट में काम भी बाकी है, ऐसे में आप लोगों को वहां कैसे रखेंगे। कमला जी बोली, अरे कोई बात नहीं, इतने दिन हम रोहित के घर रह लेंगे। सुमित की पत्नी रेखा बोली, आप तो जानती है मैं और सुमित सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर देर रात घर आते हैं। अभी हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम कुक और मेड लगा सके। मेरे घर में तो राशन का भी सामान जमा नहीं रहता है और ऐसे में आप बूढ़े लोगों के खाने पीने का ध्यान में नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं, मगर आप लोगों को तो कुछ भी नहीं खिला सकते ना। रोहित और सुमित ने भी अपनी पत्रियों की बात में सहमति दिखाई और बोली, मम्मी जी पापा जी अभी हम लोग खुद ही वहां सेट नहीं हुए हैं, ऐसे में आप लोगों को वहां ले जाकर कोई मतलब नहीं है। आप शायद जानती नहीं, शहरी जीवन आसान नहीं होता। ये सब सुनकर कमला जी तो रोने ही लग गई और बोली, बेटा तुम लोगों के बिना मेरा यहाँ दिल ही नहीं लगता है, खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों बूढ़े तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अभी तो शरीर में इतनी ताकत है कि मैं घर का सारा काम भी कर सकती है। उनकी बात सुनकर बेटे बहू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रिया अपने कमरे में जाकर रोहित से बोली, ये बुढ़िया तो पीछे ही पड़ गई है शहर आने के लिए, मगर मैं कह देती हूँ मुझसे इनकी सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते हो वहाँ अकेले हमारी कितनी अच्छी लाइफ है। रोहित बोला, हाँ तो मैं भी कौन सा उन्हें अपने साथ शहर लेकर जाने को तैयार हूँ। दूसरी ओर रेखा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह सुमित से बोली, ये दोनों गांव में रहे वही अच्छा है, वरना वहां आकर हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने लगेंगे। सुमित बोला, डोंट वरी यार, हम दोनों के इतने सारे शौक है कि हमसे हमारा ही खर्चा उठ जाए वही बहुत बड़ी बात है। इन दोनों को वहां ले जाकर मुझे अपना खर्चा नहीं बढ़ाना। दरअसल बेटे बहू उन लोगों को अपने साथ शहर ले जाना ही नहीं चाहते थे। अपनी आज़ादी भरी जिंदगी में वे लोग कोई खलल नहीं चाहते थे। जब चाहे मर्जी से पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, रात को देरी से घर आना, ये सारे शौक शहर में आराम से कर रहे थे। मगर माँ पिताजी को यही बताते हैं कि वह लोग अभी सेट नहीं है ताकि कहीं उन्हें माँ पिताजी को शहर ना ले जाना पड़े। 2 दिन बाद बेटे और बहुओं के शहर वापस जाने का समय आ गया। कमला जी की तो आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह फिर से एक बार बोली, मैंने तो हम दोनों के कपड़ों का बैग भी तैयार कर रखा था। इस बार तो बहू में उम्मीद लगाकर बैठी थी कि बेटा हम दोनों बूढ़ों को तुम्हारी बहुत याद आती है। रोहित माँ की बात को काटते हुए बोला, माँ अब हमें जाने दो, यह क्या जाते वक्त रोना धोना लगा कर रखा है। पीछे पीछे सुमित भी बोला, हाँ माँ आप लोग शांति से यहाँ रहो, वैसे भी शहरी जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। कहकर वे लोग स्टेशन जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। कमला जी दोनों बहुओं से रोते हुए बोली, तुम लोग चिंता मत करो, मैं घर के काम भी कर लेंगी, बस हमें तुम्हारे साथ ले जाओ, यहाँ तुम सबकी बहुत याद सताती है। प्रिया बोली, मम्मी जी जाते समय टोका टोकी मत करिए, और गाड़ी में बैठ गई। कमला जी ने प्रिया का हाथ पकड़ा तो उसने झटके से कमला जी हाथ हटाया और उन्हें अपने से दूर झटक दिया और गाड़ी में आकर बैठ गई और बेटे भी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए तेजी निकल गए। यहाँ कमला जी रोती बिलखती रह गई और वहां गाड़ी में बैठकर दोनों बहुएं एक दूसरे से हंसते हुए बोली, जान बची लाखों पाए, वरना इस बार तो बुढ़िया हमारे साथ चलकर ही दम लेती। दोनों बेटे भी बोले, हाँ सच, इस बार तो यहाँ आकर ही गलती कर दी।
रामेश्वर जी तो सब कुछ समझ चुके थे मगर नहीं समझी तो वह कमला जी थी। थोड़ी ही देर में कमला जी बोली, सुनिए घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, बेटे बहुओं के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर से जोर जोर से रो पड़ी। रामेश्वर जी कहना चाहते थे, कमला जी अब तेरे बेटे बदल चुके हैं, वे हम दोनों बूढ़ों को अपने साथ नहीं रखना चाहते, मगर कमला जी को लगातार रोते देख वे कुछ नहीं बोले। कमला जी खोई खोई सी रहने लगी, खाना भी ढंग से नहीं खाती थी, उनके चेहरे की झुर्रियां और अधिक गहरी हो चुकी थी। रामेश्वर जी ने कमला जी को बहुत समझाने का प्रयत्न किया मगर कमला जी की आंखों पर तो बेटे बहू के मुंह की अंधी पट्टी बंधी हुई थी। कमला जी बीमार रहने लगी थी, बेटे बहू के फोन का इंतजार करती रहती और जब एक भी फोन नहीं आया तो खुद ही फोन कर बैठी। रोहित ने हमेशा की तरह बिजी होने का ढोंग किया और सुमित ने फोन उठाया मगर ढंग से बात नहीं की। अब तो कमला जी के रो रोकर आंसू भी सूख चुके थे। एक रोज कमला जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी कि उन्हें बाहर से आवाज आई, साड़ियां ले लो साड़ियां। कमला जी ने नजर उठाकर देखा तो एक वृद्ध मां करीबन 60 साल की होगी, वह साड़ियां बेच रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लगातार दिख रही थी, उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। कमला जी ने उसे बुलाया और साड़ियां देखने लगी। कमला जी बोली, आप इस उम्र में भी घर घर जाकर साड़ियां क्यों बेच रही है, क्या आपका कोई नहीं इस दुनिया में? 60 वर्षीय वृद्ध महिला पहले तो हंसी फिर बोली, बहन मेरे चार चार बेटे हैं जो शहर में रहते हैं, अपना पेट पालकर उन्हें पढ़ाया लिखाया, शहर में नौकरी लगते ही उनकी शादियां भी करवाई, मगर अब चारों में से किसी के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। पति का साथ भी जवानी में ही छूट गया था, ऐसे नालायक बेटों पर आश्रित रहने से बेहतर मैंने छोटा ही सही मगर अपना व्यवसाय शुरू किया। घर घर साड़ियां बेचने जाती हूँ, उससे मेरा खर्चा भी निकल जाता है और 4 लोगों से मिलकर थोड़ा हंस बोल भी लेती हूँ तो दिल को भी सुकून मिल जाता है। कमला जी को इस वृद्ध महिला की बात सीधे दिल पर लग गई। वह सोचने लगी, दोनों बेटों और बहुओं ने वापस शहर जाकर मुझे फोन तक नहीं किया, जबकि वे लोग मुझे यहाँ देखकर गए थे कि मेरा उन लोगों के जाने के कारण रो रो कर बुरा हाल है। मुझसे तो यह वृद्ध महिला बेहतर है जो बेटे को भुलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। बस उसी क्षण कमला जी ने भी कठोर फैसला लिया कि वह कैसे बेटे बहू के लिए आंसू नहीं बहाएगी, जिन्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। रामेश्वर जी घर लौटे तो देखा कमला जी ने आज उनकी मनपसंद का खाना बनाया था और वे बोली, आप मुझे कट-पीस के टुकड़े लाकर देंगे, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। सिलाई कढ़ाई में तो कमला जी बचपन से निपुण थी। रामेश्वर जी को कमला जी को खुश देखकर बहुत खुशी हुई और वे बोले, कमला तुम में ये बदलाव कैसे आया? कमला जी ने उस वृद्ध महिला से मिली सीख रामेश्वर जी को बतलाई। तब रामेश्वर जी बोले, कमला मैं तो ये बात पहले ही समझ चुका था, जो बात तुम्हें देरी से समझ आई क्योंकि तुम बेटे बहू के मुंह में अंधी हो चुकी थी। खैर देर आए दुस्त आए कहकर वे कमला जी के लिए कट-पीस के टुकड़े लाने चले गए। यहाँ कमला जी ने सिलाई कढ़ाई कर अपने हुनर को अपना हथियार बना लिया और धीरे धीरे उनका व्यापार जोरों में चलने लगा। कमला जी अब अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें बेटे बहुओं को याद करने का भी समय नहीं था। वहां शहर में रोहित, सुमित और उनकी पनिया आज मिले तो सुमित रोहित से बोला, भैया रोज यहाँ 9 से 7 की नौकरी करके थक गया हूँ और महीने की वही नॉर्मल सैलरी जिससे अब गुजारा भी नहीं होता। रोहित बोला, सुमित तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरा भी कुछ यही हाल है, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई व्यवसाय करें जिससे आमदनी बढ़ सके, मगर व्यवसाय करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, वह कहाँ से लाएं? सुमित की पत्नी रेखा बोली, अरे गांव में आपके माँ पिताजी इतने बड़े घर में रह रहे हैं, वह घर कब काम आएगा? उस घर को बेच देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे आप लोग नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो। रोहित और सुमित को भी ये तरकीब सही लगी। वे सभी लोग गांव पहुंचते हैं। गांव जाकर जब अपनी माँ का नया व्यवसाय देखा तो चारों को बहुत आश्चर्य हुआ। रोहित की पत्नी प्रिया बोली, जब हम लोग यहाँ से गए तो बुढ़िया ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना मर ही जाएगी, और यहाँ देखो तो अपना नया कारोबार कैसे जमा कर बैठी है। रेखा बोली, चलो बुढ़िया के पैरों में गिर जाते हैं, शायद बुढ़िया हमें माफ कर दे। कमला जी पीछे से अपनी बहुओं की बातें सुनकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं और तुम लोग चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ शहर आने के लिए वापस रहोगी नहीं। शायद उस वक्त मैं तुम लोगों से कभी दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर तुम लोगों ने मुझे उस अवस्था में छोड़कर जिंदगी का नया पाठ सिखा दिया। रोहित और सुमित बोली, माँ दरअसल हम अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत है।
अगर आप, कमला जी बीच में ही बात काटकर बोली, आज वापस 2 साल बाद तुम लोग गांव आए हो, बीच में तुम लोगों को हमसे फोन पर तक बात करने का समय नहीं, मगर आज पैसे मांगने मुंह उठाकर चले आए। तुम जैसे नालायक बेटों की हमें कोई जरूरत नहीं, तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब न तो घर है, न पैसे है और ना ही माँ की ममता है। रामेश्वर जी बोले, कमला बिल्कुल सही कह रही है, तुम लोग वापस जहाँ से आए हो वही चले जाओ, हम समझेंगे कि हमें कभी बेटे थे ही नहीं। अपनी बात ना बनते देख बड़ा बेटा रोब में आकर बोला, चले जाए कहाँ चले जाए पापा, आप दोनों शायद भूल रहे हैं इस घर पर हम दोनों भाइयों का भी अधिकार है, जिसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अपना हक तो हम लेकर ही रहेंगे। उसकी पत्री भी बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और अगर यह ऐसे नहीं माने तो मैं अपने भाई से बोलकर आपके इन बूढ़े माँ बाप को घरेलू हिंसा के झूठी केस में ऐसा फंसा दूंगी कि जिंदगी भर दोनों सड़ते रहेंगे जेल में। छोटा बेटा वह भी उनकी बातों में हाँ मिलाते हुए बोला, सही कह रही है भाभी जी, आप बस चुपचाप साइन कर दीजिए वरना उंगली टेढ़ी करना हमें भी आता है, पढ़े लिखे हैं बेवकूफ नहीं। रामेश्वर जी ने खींचकर एक तमाचा छोटे बेटे के गाल पर जधा और गुस्सा कर बोले, तुम लोग पहले भी मेरे आगे बेवकूफ थे और आज भी बेवकूफ ही रहोगे। 4 किताब पढ़ लेने से कोई इंसान ज्यादा अक्लमंद नहीं बन जाता है। छोटी बहू धमका कर बोली, पापा जी शर्म नहीं आती आपको शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए, भूलो मत यहाँ अब आपके बेटे से ज्यादा मेरे पति हैं, आप दोनों का अब इन पर कोई अधिकार नहीं। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा छोटी बहू के गाल पर पड़ा। कमला जी ने आज पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। अपनी पत्री का साहस देखकर रामेश्वर जी की आंखों में जैसे चमक आ गई। कमला जी गुस्सा कर बोली, जब हमारा तुम लोगों पर कोई अधिकार ही नहीं रहा तो फिर किस मुंह से भिखारियों की तरह हक मानने चले आए हो। नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी, अब जाओ जाकर कहीं सड़क पर भीख मांगो। या माँ का ऐसा रूप देखकर चारों बेटे बहू सनखड़े हो गए। कमला जी बड़ी बहू से बोली, क्या कह रही थी तुम बहू की, आज तुम अपने भाई को बुला लोगी, आज तो तुम अपने भाई को बुला ही लो। खैर छोड़ो, तुम तकलीफ क्यों लेती हो, ये काम भी मैं ही कर देती हैं। तभी राम सिंह जी रामेश्वर जी के दोस्त का बेटा एक पेपर लेकर पहुंचा और साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर बड़ी बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो दिन में ही तारे नजर आने लगे। पुलिस की वर्दी में कोई और नहीं उसका बड़ा भाई मोहित था। मोहित की तरफ बड़ी बहू आगे बढ़ने लगी तो उसने दूर से ही बोला कि इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, यहाँ कोई किसी की बहन है और ना ही भाई। भाई की रोबदार आवाज से बड़ी बहू चुपचाप किनारे खड़ी हो गई। रामेश्वर जी ने वह पेपर वकील से लिए और बेटे बहुओं की तरफ पकड़ा दिए, जिसे देखकर उनके होश हवास ही उड़ गए, जिसमें लिखा था कि बुढ़ापे में अगर उनके बेटे बहू ने उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया तो क्या जायदाद हड़पने के लिए उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की तो पुलिस उनके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। रामेश्वर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा डिग्रियां तुमने बेशक बड़ी बड़ी हासिल कर ली है, पर बुद्धि और दिमाग से तुम लोग आज भी मुझसे नीचे ही रहोगे। रामेश्वर जी का ये रूप देखकर चारों बेटे बहुए के मुंह से कुछ बोलते न बना। जब मोहित को अपनी बहन के बारे में पता चला तो मोहित ने अपनी बहन को खींचकर 2 तमाचे लगाए और गुस्सा कर बोला, तेरी इसी हरकतों की वजह से मम्मी पापा ने तेरी शादी जल्द से जल्द करा दी थी, क्योंकि वहां भी तो मेरी पत्री पर क्या क्या करने से बाज नहीं आती थी। अगर तेरी ऐसी ही हरकतें रही तो तेरे लिए मायके की दरवाजा हमेशा के लिए बंद। मोहित ने रामेश्वर जी और कमला जी से भी माफी मांगी और चारों को चेतावनी देकर चला गया कि अगर आज के बाद तुम लोगों ने रामेश्वर जी, बाबू और कमला जी को परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। रोहित, सुमित और इनकी पत्रियां दोनों से माफी मांगते हैं, मगर रामेश्वर जी और कमला जी उन्हें माफ नहीं करते हैं और सभी बेटे बह इतना सा मुंह लेकर वापस शहर चले जाते हैं। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, मगर वही बच्चे बड़े होकर माता पिता की प्रॉपर्टी और पैसों से तो प्रेम करते हैं, मगर अपने माता पिता से नहीं। आखिर क्या माता पिता का प्रेम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।